हेलो, आज हम संघीय संसद के बारे में पढ़ेंगे। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों अंगों से मिलकर बनी है। और भारत की संसद का निर्माण या संरचना जो है वो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का नाम मात्र का मुखिया होता है और साथ में ही भारत का जो सशस्त्र बल सेना है उसका प्रमुख कमांडर होता है। तो राष्ट्रपति के बारे में हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिटेल से जानेंगे। आज हम केवल राज्यसभा और लोकसभा के बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए जान लेते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा जो कि उच्च सदन होता है भारतीय संसद का, और राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 के अंतर्गत की गई है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक जो संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष रखी गई है, मतलब 30 वर्ष जहाँ से अधिक उम्र का व्यक्ति राज्यसभा की सदस्यता ले सकता है। वर्तमान समय में ये संख्या जो है 245 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 245 है। और इसमें 12 सदस्य जो है ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और वो व्यक्ति होते हैं 12 सदस्य जिनको कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा आदि में जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया होता है, अनुभव प्राप्त किया होता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इससे रिलेटेड व्यक्ति होते हैं, वो 12 व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा, इधर राष्ट्रपति लिखा जाना है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा एक स्थायी सदन भी है, जो आपने याद रखना है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है। इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, पर जो इसके 1/3 सदस्य होते हैं वो प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। और ये सारी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 83(1) में। आगे है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 89 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा जथा जल्दी ही अपने किसी सदस्य को अपना उप सभापति, जो राज्यसभा होती है, जब भी जो सभापति का जो पद खाली होता है तो जल्दी ही किसी सदस्य को उप सभापति चुनेगी। तो उपसभापति के जब भी कोई पद भी खाली होती है तो जल्द से जल्दी ही उपसभापति चुनेगी। और जब उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुन लेती है। और उपसभापति उस व्यक्ति को चुना जाता है जो कि राज्यसभा की जिसको सदस्यता मिली हो। अगर ऐसा कहीं हो कि राज्यसभा की सदस्यता उस व्यक्ति से छिन जाती है तो उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। और वो त्यागपत्र किसको देता है? वो सभापति को अपना त्यागपत्र देता है। फिर उपसभापति किसको देगा अपना त्यागपत्र? सभापति को। तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो जो मंत्रिपरिषद होती है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ये भी आपने याद रखना है। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर ये घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून पारित कर देती है, अस्थायी कानून का निर्माण कर देती है। इसमें क्या देखा जाता है? एक तो राज्यसभा में उपस्थित तथा जो मत देने वाले सदस्य होते हैं उनके 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब ही जो है राज्यसभा द्वारा जो भी विषय दिया जाता है कि इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है तो उस पर संसद अस्थायी कानून पारित करेगी। और ये 1 वर्ष के लिए होता है ये कानून। अगर राज्यसभा चाहे तो इसको आगे बढ़ा सकती है, हर साल उसको ये प्रस्ताव भेजना होगा संसद को, तभी इसे आगे बढ़ाया जाएगा हर साल। और संसद राज्यसभा क्या कर सकती है? हर साल नए प्रस्ताव के द्वारा इसको साल करके आगे बढ़ा सकती है। तो केवल राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। केवल राज्यसभा को ही राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले जो सदस्यों के कम से कम 2/3 जो सदस्य होते हैं उनके बहुमत के द्वारा ही जो राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन भी कर सकती है। जो अनुच्छेद 312 में बताया गया है।
धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 109(1) में ये व्यवस्था की गई है। धन विधेयक जो है लोकसभा में ही पास किया जाता है, लोकसभा द्वारा ही, और राष्ट्रपति के कहने पर इसे धन विधेयक को राज्यसभा में भी भेजा जाता है। पर राज्यसभा जो है धन विधेयक पर केवल सिफारिशें ही कर सकती है, ना तो वो जो सिफारिशें वो करती है और ना ही ये सिफारिशें लोकसभा मानने के लिए बाध्य होती है। राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है इस पर कोई फैसला लेने के लिए। अगर राज्यसभा यदि इस समय भी विधेयक वापस नहीं होता है तो लोकसभा इसे पारित कर देती है। तो इसलिए जो राज्यसभा है उसे केवल सिफारिशें करने का ही अधिकार है, तो लोकसभा द्वारा ही इसे पारित किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को ना अस्वीकार कर सकती है और ना ही इसमें कोई संशोधन कर सकती है। ये आपने याद रखना है कि राज्यसभा ना तो अस्वीकार कर सकती है ना ही संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुला सकता है। तो राज्यसभा का अधिवेशन कितनी बार बुला सकता है? 2 बार। राज्यसभा में एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की जो प्रथम बैठक के लिए नियमित तिथि होती है उसमें 6 माह का महीने का अंतर होना चाहिए। तो जैसे 1 माह है उसका अंत हो जाता है और जब एक बैठक है उसका अंत हो जाता है और दूसरी बैठक जो स्टार्ट होती है उसकी शुरुआत, इन दोनों के बीच में 6 माह का अंतर होना चाहिए। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार गठन किया गया और बैठक हुई थी जो पहली वो 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। और लोकसभा के बारे में आगे हम जान लेते हैं। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के अंतर्गत की गई है। लोकसभा सांसद का प्रथम जहाँ निम्न सदन है और जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। और लोकसभा अपनी जो पहली बैठक होती है लोकसभा की तभी 2 सदस्यों, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष 2 सदस्यों का चुनाव लेता है, लोकसभा कर लेती है। और अनुच्छेद 93 में ये सारी व्यवस्था की गई है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो है 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 550 हो सकती है। अधिकतम कितनी हो सकती है? 550 भी हो सकती है। इसमें से अधिकतम जो है 530 सदस्य जो होते हैं निर्वाचन क्षेत्र में से अब अधिकतम जो 20 सदस्य होते हैं वो संघीय क्षेत्र से निर्वाचित किए जा सकते हैं। वैसे ही जैसे देखो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 545 और इनमें से 524 सदस्य 28 राज्यों में से चुने जाएंगे और 9 सदस्य जो है 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से निर्वाचित कर लिए जाएंगे। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थानों की व्यवस्था की गई है और ये अनुच्छेद 330 के अनुसार की गई है। 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संवैधानिक संशोधन, और कब हुआ था? 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 में। संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या जो है 2026 तक ऐसे ही रखने का प्रावधान भी किया गया है। मतलब 245 ही रहेंगी। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है गुप्त मतदान के द्वारा 62 मताधिकार के अनुसार किया जाता है और 61वां संवैधानिक संशोधन है जहां पर 62 मताधिकार जो है 18 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 62 माना गया था और 61वें संविधान संशोधन अनुसार माना गया था। ये संवैधानिक संशोधन हुआ था 1989 में। 61वां संवैधानिक संशोधन इसके अनुसार ही 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को 62 माना गया था और वोट पाने का अधिकार दिया गया। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात के अनुसार ही राज्यवार आरक्षण का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 330 में ये व्यवस्था की गई है। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों के लिए जो राज्यवार जनसंख्या का अनुपात होता है उसको देख के आरक्षण प्रदान किया गया है और अनुच्छेद 330 में ये व्यवस्था भी की गई है। ये थे हमारे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानकारी। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।